हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। सो क्लास 10 स्टूडेंट्स टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर वॉल्यूम्स पे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे क्लास दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूम कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। The statement in the question is a copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. क्लियर है? कॉपर रॉड है जिसमें डायमीटर है और लेंथ है। तो कॉपर रॉड का अगर डायमीटर और लेंथ दे रखा है तो सबसे पहले वैल्यूज लिख लेता हूं। कॉपर रॉड का डायमीटर दे रखा है तो उसका जो रेडियस है, कॉपर रॉड रेडियस, डायमीटर आपको दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1/2 सेंटीमीटर हो गया। और कॉपर रॉड का जो लेंथ है, लेंथ का मतलब जो हाइट है आपका 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इस कॉपर रॉड को आपने किस में चेंज कर दिया, वायर में। और वायर का लेंथ, तो लेंथ ऑफ वायर का लेंथ आपको दे रखा है कितना, 18 मीटर। और उस वायर का थिकनेस आपको फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ वायर दैट इज रिप्रेजेंट बाय द R1 इज इक्वल टू 18 मीटर। इसको आप सेंटीमीटर में अगर चेंज करते हैं तो 18 मीटर के अंदर 1800 सेंटीमीटर। अच्छा, थिकनेस ऑफ वायर। तो देखिए, जब किसी वायर के अंदर थिकनेस वर्ड होता है तो ये टर्म्स थोड़ा सा यहां पे आपको इस टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। क्या कि वायर में जो बेसिकली थिकनेस वर्ड होता है दैट इज द मीन्स ऑफ डायमीटर। किसी भी वायर के अंदर अगर थिकनेस वर्ड का यूज कर रहा है तो उस वायर के अंदर थिकनेस का मतलब होता है उसका डायमीटर। तो थिकनेस आपको फाइंड आउट करना है तो डायमीटर आपको फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, लेंथ ऑफ वायर है तो R1 से नहीं, सॉरी, H1 से। एंड लेट रेडियस ऑफ वायर, जो वायर का रेडियस है, रेडियस ऑफ वायर इज इक्वल टू R1 इन सेंटीमीटर। तो पहले अपने काम करते हैं, रेडियस ऑफ वायर निकालते हैं और फिर उसका डबल करके वायर का थिकनेस निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, कॉपर रॉड को आपने किस में चेंज किया, वायर में चेंज किया है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड जो सिलेंड्रिकल शेप है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर जो सिलेंड्रिकल शेप है। दोनों ही शेप तो सिलेंड्रिकल है लेकिन दोनों के वॉल्यूम्स आपस में इक्वल है। तो कॉपर रॉड सिलेंड्रिकल शेप के लिए वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है πr²h और वायर के लिए है πr1²h1। एक के लिए r और h हो गया, एक के लिए r1² h1² हो गया। पाई से पाई का टर्म्स कैंसिल हो गया। r कॉपर रॉड का रेडियस है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, h है आपका 80। R1 आपको फाइंड आउट करना है R1² और H1 है आपका 1800। तो 1800, 2 से 8 तो कट हो गया 9 टाइम्स। तो एक्सप्रेशन के अंदर 1 × 1 × 9 9 अपॉन में 2 × 1 2। तो ये कैलकुलेशन अगर आपको सॉल्व करना है तो 9/2 आपका LHS के अंदर है और इधर जो मल्टीप्लाई 1800 है वो डिवाइड में जब आएगा तो इज इक्वल टू R1²। तो कैंसिल आउट कर करते हैं तो 9 से 1800 200 टाइम कैंसिल हो गया। क्लियर पॉइंट है? 9 से 1800 200 टाइम आपका कैंसिल हो गया। वापस देख लीजिएगा कैलकुलेशन, 1/2 × 1/2 आपके पास में रेडियस हो गया और लेंथ है जो 18 मीटर है। तो 18 मीटर को जब वैल्यूज में चेंज करेंगे तो आपका सेंटीमीटर बन जाएगा। क्लियर है? तो R1² H1 1800 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, तो 2 से 8 कट गया 9 टाइम, 9 से 18 आ गया, 9 2 18 200। तो एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास में R1² इज इक्वल टू 1 अपॉन 400। 2 2 जा 400। तो R1² अगर 1/400 है तो R1 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1/400। तो R1 इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर। R1 जो है आपका आ गया, 1 का रूट 1 होता है और 400 का रूट आपका 20 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया आप सबको? तो आपने वैल्यूज पुट कर दिया, 1/2 हाइट 18, R1² इंटू H1 आपका 1800। सॉल्व किया आपने, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई किया और कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो गया आपके पास में आ गया 1/400 जिसका रूट आ गया 1/20। तो R1 अगर 1/20 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, थिकनेस पूछा जा रहा है ना, थिकनेस ऑफ वायर।
तो थिकनेस ऑफ वायर का मतलब डायमीटर होता है. सो व्हाट वी विल राइट, थिकनेस ऑफ वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है. तो 2 इंटू 1/20, 2 इंटू 1/20 कितना आंसर आएगा, 1/10 सेंटीमीटर. दैट ऑल्सो वी कैन राइट एज 0.1 सेंटीमीटर. क्लियर पॉइंट. 2 इंटू R1 1/10, दैट इज द आंसर. 1/10 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज द थिकनेस ऑफ वायर. इज इट क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कैलकुलेशन सॉल्व करना है कि आपने जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में चेंज कर दिया तो दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल पुट होंगे. दोनों के वॉल्यूम्स जब इक्वल पुट होंगे तो कैलकुलेशन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है. क्लियर? चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द टुडे क्लास. द क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टेटमेंट इज a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3/4/7 लीटर पर सेकेंड. एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि कंप्लीटली वाटर से फुल कर रखा है. इसको एक पाइप के थ्रू आप एम्प्टी कर रहे हैं जिसका रेट है 3/4/7 लीटर पर सेकेंड. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन द डायमीटर. तो डायमीटर जो है वो 3 मीटर है. तो हेमिस्फेरिकल टैंक का सबसे पहले रेडियस निकालेंगे. हेमिस्फीयर रेडियस R इज इक्वल टू 3/2 मीटर, क्योंकि 3 मीटर का डायमीटर है तो हेमिस्फीयर का रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आएगा हेमिस्फीयर में, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर के अंदर का वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है तो हेमिस्फीयर के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब. तो 2/3 पाई आर क्यूब में 2/3 पाई आपके पास में क्वेश्चन में 22/7. रेडियस आर आपको यूज करना है कितना, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2. कैलकुलेशन में 3 से 3 तो कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 2 से 22 11 टाइम कट हो गया. तो वैल्यू आपके पास में आ गया कितना, 11 3 33, 33 3 99, 99/7 2 14 मीटर क्यूब. क्लियर है? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि आपको इस टैंक को हाफ एम्प्टी करना है. तो अगर टैंक को हाफ एम्प्टी करना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एम्प्टी फ्रॉम टैंक, जितना वाटर एम्प्टी करना है वो आपके टोटल वॉल्यूम का हाफ है. तो हाफ ऑफ 99/14, तो ये आ गया 99/28 मीटर क्यूब. अच्छा, जो गिवन रेट ऑफ क्वांटिटी है वो आपका 3/4/7 लीटर के अंदर है. तो लीटर में तो अपने काम ये कर सकते हैं क्या, 99 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर वॉल्यूम का किस में कन्वर्ट हो जाता है, लीटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एम्प्टी फ्रॉम द टैंक, टैंक से कितना वाटर एम्प्टी करना है, हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम, दैट इज द कट स्टार्ट. 1/2 ऑफ 99/14 आपने कैलकुलेट किया तो 99/28 आ गया. तो लीटर के अंदर एम्प्टी रेट दे रखा है तो 99/28 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल जो वाटर एम्प्टी करना है टैंक से वो आपका है 99,000/28 लीटर्स है. क्लियर है? तो 1 सेकेंड के अंदर 3/4/7 लीटर वाटर एम्प्टी होता है. तो 99,000/28 लीटर वाटर एम्प्टी कितने टाइम होगा, तो कैलकुलेशन में कैसे परफॉर्म करेंगे, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू 3/4/7 लीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 7 21 25/7 लीटर पर सेकेंड. पर सेकेंड का मतलब हो गया कि 1 सेकेंड के अंदर 25/7 लीटर. तो इसका मतलब ये हो गया कि 25/7 लीटर वाटर एम्प्टीड होता है 1 सेकेंड में. तो 1 लीटर कितने टाइम में एम्प्टी होगा, 7/25 सेकेंड में. और टोटल कितना लीटर वाटर एम्प्टी करवाना है, 99/1000 टी. तो अपने ये लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड. मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड टाइम है वो टी सेकेंड लग रहा है. तो टी सेकेंड लग रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर
एम्प्टीड बाय टैंक इन टी सेकेंड, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एम्प्टीड होगा टी सेकेंड में वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 25/7 इंटू टी। यस और नो, वॉल्यूम ऑफ वाटर एम्प्टीड बाय द टैंक इन टी सेकेंड, क्योंकि अपने ने अगर रिक्वायर्ड टाइम को टी सेकेंड माना है तो टी सेकेंड में कितना वाटर एम्प्टी हो जाएगा, 25/7 लीटर पर सेकेंड से टी सेकेंड में 25/7 इंटू टी हो गया। अच्छा, अब अपने को पता है कि अपने को कितना वाटर एम्प्टी कितना करवाना है, 99,000/28, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 25/7 इंटू टी, जितना वाटर टी सेकेंड में एम्प्टी होगा वो सारा का सारा हाफ ऑफ द वाटर होगा टैंक के अंदर जितना है, तो 25/7 इंटू टी को जो है 99,000/28 के इक्वल। समझ में आ रहा है ना क्या किया है, ये तो है रेट ऑफ फ्लो जो कि टी सेकेंड के अंदर वाटर को एम्प्टी कर रहा है, तो इतना लीटर वाटर जो एम्प्टी होगा वो टैंक से तो एम्प्टी करना है, तो टी सेकेंड क्यों माना है, क्योंकि टैंक को हाफ एम्प्टी करना था, तो जितना हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक है वो टी सेकेंड में जितना वाटर एम्प्टी करेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इधर एक्सप्रेशन टी के टर्म्स में, इधर एक्सप्रेशन वॉल्यूम के टर्म्स में, तो है दोनों वॉल्यूम एक्सप्रेशन ही, रेट ऑफ फ्लो इनटू टाइम और फॉर्मूला से जो कैलकुलेशन करते हैं वो। तो टी अगर निकालना है तो टी इज इक्वल टू 99,000/28 इंटू 7/25, 7 से 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 24 5 जा 100, तो 99,000, 25 4 जा 100, 20 कट हो गया, आंसर आ गया 990 सेकेंड। और अगर फर्दर आपको चेंज करना हो मिनट में तो 990 को 60 में डिवाइड कर दीजिएगा। क्वेश्चन में अगर नहीं पूछ रहा तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो है वॉल्यूम इक्वल पुट करना है, बस वॉल्यूम के एक्सप्रेशंस में कंडीशन क्या, अब यहां से क्या है कि एक से दूसरे सॉलिड में नहीं जा रहा, जब ये वॉल्यूम अगर एक मतलब एक कंटेनर से अगर दूसरे कंटेनर में जाता तब तो अपने को क्या करना होता, वॉल्यूम ऑफ वाटर एम्प्टीड थ्रू द टैंक इज इक्वल टू दूसरा ऑब्जेक्ट जिसमें जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कंडीशन है कि किसी पाइप के थ्रू जा रहा है जिसमें से, तो उस पाइप में से कितना वॉल्यूम जाएगा वाटर का, वो ये जाएगा 25/7 इंटू टी, क्योंकि एक सेकंड में 25/7, तो टी टाइम तक अगर कंटिन्यू वाटर वहां से जा रहा है तो 25/7 इंटू टी लीटर जो है वो वहां से आपका वाटर पाइप के थ्रू एम्प्टी हो जाएगा, जो 99,000/28 के इक्वल आपको पुट करना है। इज इट क्लियर? So let's move on with the question number 3, and here it is the question 3 on your screen. The question 3 statement is metallic sphere of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. Given sphere radius are, तीन स्फीयर है तो एक का 6 सेंटीमीटर, एक का 8 सेंटीमीटर और थर्ड स्फीयर का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो सॉलिड स्फीयर ऑब्टेन कर रहे हैं, क्योंकि आपसे पूछा ना सिंगल सॉलिड स्फीयर, रेडियस ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर, जो सिंगल सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं उसका रेडियस अपने ने मान लिया कितना, 8 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या करना है, तीनों जो स्फीयर है जिनकी रेडियस R1, R2, R3 है उनको मेल्ट करना है और मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर में चेंज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर, जो सिंगल सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम है इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 गिवन स्फीयर्स। सिंगल सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 गिवन स्फीयर 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब कॉमन, सॉरी यहां से 4/3 पाई कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। 4/3 से 4/3 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया। r वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, सो क्यूब ऑफ r इज इक्वल टू होल क्यूब करना है, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। कई बच्चे ये समझते हैं कि r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 जो क्यूब है वो r1 प्लस r2 प्लस r3 का होल क्यूब बन जाता है। गलत है, ध्यान रखना, इंडिविजुअल क्यूब करके फिर ऐड करना है। तो 6 का 216, 8 का 512
1000, 10 का 1000। सो एक्सप्रेशन के अंदर आर क्यूब इज इक्वल टू वैल्यू जब आप ऐड करोगे तो 6 और 2 8 हो गया, 112 हो गया, 5 + 2 7 हो गया, 1728 आ गया। तो 1728 है, अगर ये डायरेक्ट क्यूब रूट की बात करें सो दैट इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ नंबर 12। क्या तरीका होता है क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब बनाने का? लास्ट 3 डिजिट का पेयर बनता है 7 2 8 का, तो 7 2 8 में लास्ट में अगर 8 है तो कौन से नंबर के क्यूब के अंदर 8 होता है? 2 के क्यूब में 8 आता है, तो 7 2 8 के लिए तो 2 आ गया, और आगे आगे 1 है तो किसका क्यूब 1 से इक्वल या 1 से कम होता है? 1 ही होता है। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 12 है, हैज आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो जो सिंगल सॉलिड स्फीयर आप बना रहे हो 3 सॉलिड्स को मेल्ट करके, उसका वॉल्यूम, उसका रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 3 क्यूब्स को अगर मेल्ट करते हैं, 3 क्यूब्स ऑफ साइड्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड क्यूब, तो वहां पे भी ये एक्सप्रेशन लगेगा a क्यूब इज इक्वल टू a1 क्यूब प्लस a2 क्यूब प्लस a3 क्यूब। तो जो भी सॉलिड्स मेल्ट होकर किसी दूसरे सिंगल सॉलिड में चेंज होता है, तो सिंगल सॉलिड का वॉल्यूम जिन सॉलिड्स को आप मेल्ट करके बना रहे हैं उनके वॉल्यूम्स को आपस में इक्वल पुट करके और जो भी आपका रिक्वायर्ड कैलकुलेशन है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। So let's move on with the next question, that is the question number 4. Here is the question number 4 on your screen. Question 4 is, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. एक वेल है जिसका डायमीटर 3 मीटर है, उसको 14 मीटर डेप्थ तक उसको डग किया गया है। The earth taken out has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Then find the height of the embankment. स्ट्रक्चर क्या है देखिएगा, समझिएगा कि आपके पास में कोई वेल स्ट्रक्चर है और इस वेल स्ट्रक्चर का जो डायमीटर है वो आपका है 5। तो डायमीटर 5 है तो रेडियस तो हो जाएगा कितना? 5/2 दैट इज 2.5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 है डायमीटर 3 है, वैल्यूज को सही से पुट कीजिएगा। डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर। इसको 14 मीटर डेप्थ तक डग किया गया है, मतलब इसमें से जो अर्थ है, इसमें से जो मिट्टी है 14 मीटर डेप्थ तक इसको खोद के इसमें से मिट्टी को बाहर निकाला गया और उस अर्थ को क्या किया, इसी सिलेंडर के चारों तरफ इवनली मतलब एक बराबर जैसा आपने एक बराबर लेवल पे इसके चारों तरफ उस अर्थ को आपने फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। और कितने विड्थ पर? व्हाट इज द विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट? विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट इज द 4 मीटर। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसके बाहर जो पूरा ये विड्थ बन रहा है सर्कुलर पोर्शन का, 3 डायमेंशनल का 2 डायमेंशनल में तो ऐसे दिखेगा। तो ये जो विड्थ है जहां पे आप इस स्प्रेड को मतलब इस अर्थ को फैला रहे हैं, ये आपका है 4 मीटर। सब जगह पे ये आपका जो विड्थ है वो 4 मीटर ही रिप्रेजेंट होगा, पूरे स्पेस के अंदर 4 मीटर। मतलब समझने की कंडीशन ये है कि ये तो हो गया बाहर का सर्कुलर पोर्शन जो अर्थ को डालने पे बनेगा। एक रफली स्ट्रक्चर बात कर रहा हूं बेटा, एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। ये तो हो गया 4 मीटर विड्थ वाला, और इसके अंदर ये सर्किल मतलब सिलेंडर का सर्कुलर पोर्शन है, तो इसका रेडियस तो है आपके पास में 1.4 है, सॉरी 1.5 है। ये जो विड्थ है ये आपके पास में 4 मीटर है। क्लियर पॉइंट? तो यहां पे कंटिन्यू आप क्या कर रहे हो, सर्कुलर पोर्शन के बाहर बराबर हाइट पे आपने इसको मिट्टी डाल के और ये एम्बैंकमेंट बना दिया। कितने हाइट? अब हाइट कितना है वो तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने हाइट पे वो अर्थ है, वो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट तो आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन कितने विड्थ पे यूज करके उस मतलब अर्थ को फैलाया गया है वो आपका है 4 मीटर। 4 मीटर विड्थ का यूज करते हुए इस सर्कुलर पोर्शन से बाहर जितना 4 मीटर विड्थ है उस पे पूरे पे आपने वो अर्थ डाला है मिट्टी डाल के, और ये जो एम्बैंकमेंट बन रहा है इस एम्बैंकमेंट का हाइट आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि रेडियस और हाइट ये सब कुछ तो है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। रेडियस ऑफ सिलेंडर 1.5, हाइट ऑफ सिलेंडर 14 मीटर, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट 4 मीटर। क्लियर पॉइंट? आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, आउटर रेडियस, ये जो एम्बैंकमेंट बन रहा है उसका ये इनर रेडियस हो गया जो सर्किल का रेडियस है, और ये एम्बैंकमेंट का आउटर रेडियस हो गया जो आपका 4 + 1.5 होगा। यस और नो? 4 के अंदर 1.5 ऐड होगा तब आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट आएगा। अब एक सिंपल सा पॉइंट है कि ये जितना भी अर्थ है वो सारा का सारा अर्थ कहां से आया? जब आपने इस वेल को डग आउट किया तो इस वेल को डग करने पे जितना अर्थ मिट्टी बाहर निकलेगा
उससे पूरा ये एम्बैंकमेंट बन रहा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम कैसे बैलेंस होगा, कैसे वॉल्यूम का एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे? वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द डग ऑफ द वेल, जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट बाय डगिंग द वेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। जितने वॉल्यूम से एम्बैंकमेंट बन रहा है वो सारा का सारा जो वॉल्यूम है वो आपके सिलेंडर को डग करने पे जो आएगा वो होगा। तो दोनों का आपस में इक्वल पुट करके और आप एम्बैंकमेंट का हाइट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वैल्यूज में लिखते हैं, सिलेंडर लिख के, सिलेंडर के अंदर रेडियस r 3/2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, हाइट h दैट इज 14 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर है, 14 मीटर है। ये तो सिलेंडर हो गया। विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट जो है वो आपके पास में है 4 मीटर। तो एम्बैंकमेंट का विड्थ अगर 4 मीटर है तो आपके पास में आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट जो बनेगा कैपिटल R दैट इज 4 प्लस इनर रेडियस 5.5 मीटर। 4 के अंदर जो विड्थ है आपका 4, उस 4 के अंदर 1.5 को जब ऐड करेंगे तो वो आपका 5.5 मीटर बन जाएगा। और हाइट मान लेते हैं क्या, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट बी, एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ेगा, स्मॉल h पहले ऐड कर चुके हैं तो कैपिटल H मान लेते हैं कि हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट पे h मीटर। क्लियर हो गया पॉइंट? एम्बैंकमेंट का जो हाइट है वो आपने कितना मान लिया, h मीटर मान लिया। अच्छा, अब एम्बैंकमेंट का हाइट अगर h मीटर बन रहा है तो जितना वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है, तो एक्सप्रेशन देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ जो एम्बैंकमेंट है वो आपके किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल। यही होगा ना, जितना वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है वो सारा का सारा किसके इक्वल होगा, वो सारा का सारा वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल है। तो एक कैलकुलेशन अगर फॉर्मूला पुट करते हैं तो एम्बैंकमेंट आपका एक तरीके से क्या बन रहा है, दो सर्कुलर पोर्शन के बीच में जो रीजन होता है वो आपका एम्बैंकमेंट है। तो दो सर्कल्स के बीच में जो एरिया होता है वो तो क्या होता है, आउटर सर्कल एरिया में से इनर सर्कल एरिया माइनस होता है, और हाइट दोनों में सेम रहेगा h आपका। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट एक्सप्रेशन बनता है क्या, पाई बिग आर स्क्वायर h, कैपिटल H ही माना है आपने, माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h। अच्छे से देख लेना, एम्बैंकमेंट दो सर्कुलर रिंग के बीच का पोर्शन जो होता है जिसमें हाइट होता है उसको एम्बैंकमेंट कहते हैं। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h। डोंट बी कंफ्यूज बाय दिस वर्ड एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट हिंदी ट्रांसलेशन कुछ नहीं है, बेसिकली कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट को एम्बैंकमेंट कहते हैं, दो सर्कुलर पोर्शन के बीच में सिर्फ जब विड्थ होता है तब तो वो सर्किल रिंग बनता है, और जब वहां पे देखिए ये आउटर पार्ट है और उसके अंदर एक इनर सर्कल, और जब कंटिन्यू जब अर्थ डालते जाएंगे तो जो अर्थ है वो कंटिन्यू रेज्ड होगा, तो रेज्ड होगा तो हाइट बनेगा वहां पे, तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट को एम्बैंकमेंट नाम देते हैं जिसमें एरिया के साथ साथ हाइट भी मेंशन होता है। तो इसलिए आउटर एरिया में से, मतलब आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आएगा। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, क्योंकि रेडियस आपने स्मॉल r लिखा है सिलेंडर का जो कि 1.5 है, h आपका 14 है। तो वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने से पहले एक एक्सप्रेशन और यहां पे आप सॉल्व कर सकते हो, पाई और h कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बिग R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। और ये बिल्कुल मत सोचेगा कि दोनों तरफ स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल कर दोगे, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रख लेना। क्लियर है? नाउ लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब पाई से पाई जरूर दोनों तरफ कट हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है पाई की। लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, कैपिटल H एम्बैंकमेंट निकालना है, ब्रैकेट कैपिटल R अभी आपने निकाला था 4 + 1, तो बिग ब्रैकेट लगा के 5.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r आपके पास में 1.5 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू स्मॉल r है आपके पास में 1.5 इंटू 1.5 और h है आपका 14। तो कैपिटल H अगर निकालना है तो ब्रैकेट में, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं,
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अलग अलग ओपन नहीं करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज कर लिया। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 सेम है। चलिए आगे देखिए, कैपिटल एच आपको निकालना है, तो कैपिटल एच इंटू 5.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 7, और 5.5 माइनस 1.5 हो गया कितना 4। 5.5 में से 1.5 चला गया 4 आ गया, इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14। तो फाइनली एच अगर निकालना है तो 1.5 इंटू 14 अपॉन 7 इंटू 4। तो 7 से 14 2 टाइम कट हो गया, 2 से 4 2 टाइम कट हो गया, 15 जा, इतना तो सबको पता है 2.25 होता है। 15 इंटू 15 22.5 मतलब 225 पॉइंट लग गया 2 डिजिट पहले, तो 2.2 में 1.125 मीटर। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 1.125 मीटर। इज इट क्लियर? तो 1.125 मीटर जो है वो आपका एम्बैंकमेंट का हाइट है जो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट आपको करना था। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जितना डग आउट होगा सिलेंडर वेल्स में से वो सारा का सारा वॉल्यूम ऑफ अर्थ है जो एम्बैंकमेंट बनाने में काम आ रहे हैं। एम्बैंकमेंट आपका वो ऑब्जेक्ट है जिसमें दो सर्कुलर रिंग्स के बीच में कुछ पोर्शन रेज्ड होता है जहां पे हाइट बनता है। 2 डायमेंशनल में सिर्फ एरिया होता है और सर्कुलर रिंग के बीच में जब विड्थ के पॉइंट में जब हाइट राइज होता है तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट को एम्बैंकमेंट बोलते हैं, और एम्बैंकमेंट जब बनेगा तो वहां पे एरिया जो है उसमें हाइट से मल्टीप्लाई होकर वॉल्यूम बन जाता है। क्लियर? So let's move on with the next question. Question number 5th. What is the 5th question structure in the given question? A container shaped like a right circular cylinder having the diameter 12 centimeter and height 15 centimeter. तो पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायमीटर में कि आपके पास में एक सिलेंड्रिकल शेप है एंड दैट इज द फुल ऑफ आइसक्रीम। ये जो सिलेंड्रिकल शेप है ये इसलिए बना रहे हैं ताकि इसके हाइट और डायमीटर आ जाए। तो 15 सेंटीमीटर इसका तो हाइट हो गया सिलेंडर का एंड डायमीटर 6 है, तो डायमीटर 6 है तो डायरेक्टली मैंने रेडियस को मार्क कर दिया। रेडियस है आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर? दैट इज द फुल ऑफ द आइसक्रीम। ये सिलेंड्रिकल जो कंटेनर है वो आपका पूरा का पूरा आइसक्रीम से फुल कर रखा है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन ऑफ हाइट 12 एंड डायमीटर 6। इस आइसक्रीम को कोन के अंदर एम्प्टी करवाना है और जिस कोन में एम्प्टी करवा रहे हो उस कोन का हाइट आपको वापस से दे रखा है कितना। कोन का हाइट है आपका 12 और डायमीटर है 6। कोन का हाइट 12 है और डायमीटर 6 है, तो डायमीटर 6 से रेडियस निकालिए कितना 3। उसमें 12 से 6 हो गया, इसमें 6 से 3 हो गया रेडियस। एंड हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। हेमिस्फेरिकल शेप है टॉप पे, मतलब पूरा जो आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है ना उसमें दो ऑब्जेक्ट्स मिलके बन रहे हैं पूरा का पूरा आइसक्रीम, कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, डे टू डे लाइफ में भी ऐसा करते हैं। एक आपके पास में सिलेंड्रिकल कंटेनर जो कि आइसक्रीम से फुल कर रखा है, तो इतना आइसक्रीम आपके पास में अवेलेबल है। कितना? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा उतना आइसक्रीम आपके पास में अवेलेबल है। अब यहां से आइसक्रीम को जिस ऑब्जेक्ट में आप फिल कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आपका है कोन प्लस हेमिस्फीयर माउंटेन ऑन इट। तो एक्चुअल में 1 आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम कितना होगा, एक आइसक्रीम कोन में कितना वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम यूज होगा। सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और ऐसे कितना आइसक्रीम कोन्स मान लेते हैं n। तो अगर इस एक पूरे स्ट्रक्चर में से अगर ऐसे n कोन आप फिल कर सकते हो तो क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकाल के एक आइसक्रीम कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वही कंडीशन बनेगा। अच्छा बात आती है रेडियस और हाइट की, तो दोनों के लिए अलग अलग सिंबल यूज कर लो। यहाँ पे कैपिटल R लिख दिया मैंने और यहाँ पे कैपिटल H लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल r लिख दिया और यहाँ पे स्मॉल h लिख दिया। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं अलग से डायग्राम में नहीं लिख रहा, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा कि कौन क्या है। और अपने मान लेते हैं कि लेट number of ice cream cones which can be filled be x। x आइसक्रीम कोन्स अगर आप फिल कर सकते हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बनेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम in cylindrical shape
सिलेंड्रिकल कंटेनर लिख दो, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल कंटेनर किसके इक्वल होगा, ये जो टोटल वॉल्यूम है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन एक्स कोन, या ऐसे लिख दो वॉल्यूम ऑफ एक्स आइसक्रीम कोन्स, ऐसा लिखे वो ज्यादा बेटर रहेगा। वापस सुन लीजिएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर में जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम है ये कि सारा का सारा जब इन कोन आइसक्रीम कोन्स में एम्प्टी हो रहा है, और ऐसे कितना आइसक्रीम कोन्स आप फिल कर सकते हो एक्स, तो आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ एक्स आइसक्रीम कोन्स। क्लियर है? तो अच्छा, अब जब एक्सप्रेशन पुट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन्स जो है सिलेंड्रिकल कंटेनर में दैट इज द पाई बिग आर स्क्वायर बिग एच। एक्स आइसक्रीम कोन है तो इधर देखिए कैलकुलेशन में एक्स आइसक्रीम कोन में क्या करना है, एक्स तो बाहर हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर एक आइसक्रीम कोन में कितना वॉल्यूम है, तो एक आइसक्रीम कोन में जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और अपने आंसर को कैलकुलेट कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करने से पहले उधर के एक्सप्रेशन में कॉमन ले लेते हैं। एक्स आइसक्रीम कोन आपको निकालना है, ब्रैकेट के अंदर से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा क्या, h प्लस 2/r। कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आएगा h प्लस 2r। पाई से पाई सिर्फ कट होगा और कुछ कट नहीं होगा, तो कैपिटल R डायमीटर 12 था तो रेडियस मैंने सीधा 6 लिख दिया, ध्यान रखिएगा, और h आपका 15 था। नंबर ऑफ कोन्स निकालने आइसक्रीम कोन्स x 1/3, जो आइसक्रीम कोन का रेडियस है जिसमें आइसक्रीम फिल करना है वो 3 × 3, h उसका 12 है और 2 × 3, तो कैलकुलेशन में यहाँ पे तो 6 × 6 × 15 सेम है, x आपको निकालना है। अब देखिए 3 से 3 कट हो गया 1 टाइम, सिर्फ 1 टाइम 3 बचा, 2 3 जा। पहले ध्यान रखिएगा, पहले ऐड मत कर देना, पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होता है, गलती नहीं हो। h 12 2 × रेडियस इज 3, 2 3 जा 6, 12 + 6 कितना आ गया, 18 आ गया। क्लियर है? तो अब कैलकुलेशन में देखिए सिंपल सी बात है, जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में ले आते हैं, तो ये हटा देता हूं यहां से, और फाइनली आपके पास में आंसर क्या बन रहा है, x निकालना है तो इधर न्यूमरेटर में 6 × 6 × 15 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 × 18, तो 6 से 18 कट हो गया 3 टाइम, 3 से 15 कट हो गया 5 टाइम, 3 से 6 कट हो गया 2 टाइम, so x is equal to 5 2 जा 10. So at last what we'll write has the total number of ice cream cones which can be filled is equal to 10. मतलब total number of ice cream cones which can be filled is equal to 10. ऐसा क्यों? ताकि सिलेंड्रिकल कंटेनर जितना भी आइसक्रीम है उनको जब कोन में आप फिल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 10 कोन्स आपके आइसक्रीम के फिल हो जाएंगे फॉर द गिवन कंडीशन। इज इट क्लियर? So these are the questions based on the application of the volume. In next class, again we will discuss some more important questions based on the volume application. Till then, take care. Thank you, students.